आज है हमारा उल्टा पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 2। उल्टा इसलिए क्योंकि यहाँ पे गेस्ट सेम रहता है लेकिन होस्ट सवाल पूछने वाला बदलता रहता है। और आज के सवाल पूछेंगे आयान अली सिद्दीकी जी, जो कि एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। बहुत विडम्बना की बात है ये, बट ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। विडम्बना क्यों? विडम्बना ऐसे कि हमारे रिलीजन में बात कुछ और होती है, मैं कुछ और के खिलाफ लड़ रहा हूँ, तो इसलिए विडम्बना है। अच्छी बात है ये। अच्छी बात है। अच्छा। ये अच्छी विडम्बना कह सकते हैं इसको। ये तो यहाँ पे मैं इसलिए आया, मैं बहुत समय से आपको फॉलो कर रहा हूँ और आपके जीवन शैली जिस तरीके से उसको देख रहा हूँ मैंने ये जाना कि जिस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी को मोड़ा, उसी को समझते हुए मेरे आपसे कुछ सवाल हैं, वो मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप उसके जवाब। कोशिश मेरी पूरी है। जो मतलब मेरा जो क्लैरिटी रही है वो इस पे रही है कि मरना क्यों नहीं है हाँ। और जीना कैसे है। ठीक है। बेहतरीन। तो पहला सवाल मेरा आता है, उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि कहा ऐसा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो उसमें से एक जो चीज़ हम खो सकते हैं कुछ पाने के लिए, ऐसा मुझे लगता है, वो है हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स, जिसको हम लोग कहते हैं सेलिबेसी, ब्रह्मचर्या। तो आपका इस चीज़ के बारे में क्या विचार है, और साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य कर रहा है वो ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़िंदगी जी सकता है, समझ में उसको ज़्यादा अच्छे से आता है, अवेयरनेस हाइटन हो सकती है, या फिर इसके साथ ही साथ वो अपनी ज़िंदगी में और कंपैशन ला सकता है? क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कभी कदार कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से थोड़ी सी डिविएंसी आती है एक व्यक्ति के अंदर। तो क्या वो डिविएंसी किसी और चीज़ की वजह से, क्या उस चीज़ की वजह से? यार अब क्या ब्रह्मचारी के पास ज़्यादा क्लैरिटी है, ये तो वही बता पाएगा जो ब्रह्मचारी हो, है ना। मुझे ये लगता है कोई भी चीज़ हो, बात सिर्फ सेक्स की नहीं है, किसी भी चीज़ में एक सिंपल सा रूल है भाई, नीदर सीक नॉर अवॉइड। तो वो अगर आपका ये रवैया है ना, तो आप अपने रास्ते से भटकोगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि किसी को सेक्स करना बहुत ही पसंद है, उसकी लाइफ में एक पर्पज़ है और अपने पर्पज़ के चलते वो सेक्स नहीं कर पा रहा, फिर उसको होगा यार ये तो मतलब वो कुछ मिस करेगा, फिर वो अपने रास्ते से हटेगा। पर आपके रास्ते पे चलते हुए जो आपके सामने आ गया वो आपने क्या कहूँ, मैं कहूँ कि अब सेक्स के उसमें तो मैं ये नहीं कहूँगा, थोड़ा ऑड हो जाएगा, पर यही है कि जो चीज़ आपके रास्ते में आ गई आपने प्रसाद समझ के एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, मतलब चलते चलो, जो मिल जाए उसको लेते चलो, जो नहीं चाहिए उसको छोड़ते चलो। कोई भी चीज़ जब आपकी एडिक्शन बन जाती है तब वो एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपका ध्येय एक है, आपको यहाँ जाना है और आप किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहे हो और वो चीज़ अब आपको मिल नहीं रही, तो वो आपको परेशान भटकाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जिनको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को दबा के, उनके साथ पावर प्ले करके, खेल खेल के जिया जा सकता है। तो जो व्यक्ति ऐसा सिस्टम अपने साथ बना के चल रहा है कि पावर प्ले करना है, गेम खेलना है, दबाना है, तो क्या वो व्यक्ति खुद के प्रति अनकाइंड है इसलिए वो ऐसा कर रहा है, या फिर वो जीतने के लिए ऐसा कर रहा है? और अगर जीतने के लिए कर रहा है ऐसा, तो क्या वो सही में जीत पाएगा? मुझे तो यही लगता है कि भाई देखो, जो 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 लोग बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ऐसा करते हैं, कहीं पे उन्हें वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले वो लोग होते हैं, तो हाँ वो अपने प्रति अनकाइंड नहीं है, उनके लिए ब्रह्मांड का केंद्र ही वही है और जो उन्हें चाहिए उसके लिए उन्हें जिसे दबाना है, जिसे मारना है, काटना है, मैनिपुलेट करना है, वो करेंगे। और दुर्भाग्यवश हाँ तब भी वो लोग ऊपर आते हैं। आप देख लो पावर में दुनिया में किस तरह के लोग हैं, आपके मेरे जैसे लोग तो नहीं है ना। तो ये थोड़ी एक बचकानी बात होगी अगर आप सोचें कि आप अगर अच्छा चाहते हैं और आप अच्छे से चलेंगे तो आप पावर में भी आ जाएंगे। इस बारे में एक्चुअली बड़ी अच्छी बुक है वो मैकियावेली की, प्रिंस। ओके। और ये वो नहीं है द लिटिल प्रिंस जो बड़ी अच्छी फील गुड बुक है, ये वो नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं पे जो लोग अच्छा करना चाहते हैं वो भी अगर कुछ ऐसे ट्रेट्स अपनाएं कि वो है ना, वो साम दाम दंड भेद कुछ भी करके भाई अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना, और आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा हो तो बल्कि दुनिया थोड़ी बेहतर होगी। मैं चाहता हूँ मैं ऐसा होता, पर मैं हो नहीं पाता। अगर हम साम दाम दंड भेद की बात करते हैं तो उसमें फिर ये भी बात तो आएगी ना कि कुछ ऐसी चीज़ें उसको करनी पड़ेंगी जो जिस चीज़ से वो खुद ही अलाइन नहीं कर पाता है। करेक्ट। लेकिन आप वो देखते हो ना, ग्रेटर गुड वाली बात आ जाती है। अब ये बड़ी स्लिपरी स्लोप है, हाँ। है ना। जैसे आप ग्रेटर गुड की बात करते हो कि भाई थोड़ा सा बुरा तो
करना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छा है। पर हम ऑलरेडी ऐसा कर रहे हैं। अब आप देखो, मैं जी रहा हूँ, तो मैं जी के ही कुछ तो नुकसान पहुंचा ही रहा हूँ ना ऑलरेडी, करेक्ट। है ना। अपने खेत से खाना खाता हूँ, वहाँ भी केचुए मरते हैं, घोंगे मरते हैं, सांप चूहे कुचले जाते हैं अगर हल चलता। चलो हमारे में तो नहीं चलता, बट यू गेट द पॉइंट कि Yes, I आप get एक the point. मॉडर्न इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिस्टम का भाग तो हो, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप बिजली यूज़ कर रहे हो, फ़ोन खरीदते हो, सब कुछ आप हर एक गलत चीज़ को उसमें भाग लेके सपोर्ट कर रहे हो। व्हेन यू पार्टिसिपेट इन इट यू परपेचुएट इट। अब हम वो क्यों जी रहे हैं? तो जब मेरे को ये सब समझ में आया, मुझे था मैं मर जाता हूँ, पर मुझे लगा कि यार अगर मैं जीऊँगा तो बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है तो मैं औरों को समझा सकता हूँ, सफरिंग कम कर सकता हूँ। मर गया तो गेम ही ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने यही किया ना कि चलो अपनी वैल्यूज से विपरीत जाके मैं जी रहा हूँ एक बड़े कॉज के लिए। अब इसी चीज़ को आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर मुझे अपनी वैल्यूज से विपरीत जाके पावर में आ पाऊँ और मुझे पता है पावर में आके मैं कुछ कर सकता हूँ, तो जाओ वैल्यूज़ के विपरीत। हाँ, ये है कि क्या आप में ये कैपेबिलिटी है? मेरे में चाह तो है पर कैपेबिलिटी नहीं है। चाहत तो है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है। क्या क्या वो कैपेबिलिटी बनाई जा सकती है? यार पता नहीं, मैं तो नहीं बना सकता, मेरा तो थोड़ा दिल पसीज जाता है मुझे होता है कि यार कोई नहीं, फिर तू ले ले यार ठीक है। नहीं कर पाते मतलब मैं अगर इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ और वो कहीं उदास हो जाए तो मुझे होगा यार चल यार तू ले जा यार क्या करूँ, क्या फायदा। मतलब आई विश ऐसा, आई एम श्योर विद प्रैक्टिस इसको आप कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, आप थोड़ा सा अंदर अपने अपने आप को मार सकते हैं। हाँ, लाइक आई सेड कि एक लेवल पे तो हम कर ही रहे हैं ना, हम जी तो रहे ही हैं पता होते हुए भी। तो इसी इलेक्शंस की बात करी हमने या कैपिटलिज्म की बात करी, तो उस चीज़ को थोड़ा सा क्लब करते हुए, क्या कम्युनिटी लिविंग भी एक तरीका हो सकता है जीने का, बजाय एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी को प्रमोट करने का, उसमें भागीदारी बनने का? जो मेरा अनुभव रहा है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग नीदर एज अ रेस नॉर एज इंडिविजुअल्स इतना ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं कि हम कम्युनिटी लिविंग कर पाएँ। हमेशा हमारे मन में ये आ जाता है कि यार जो हमारी कंट्रीब्यूशन होती है ना, हमें वो ज़्यादा लगती है और जो हम ले रहे हैं वो हमेशा हमें कम लगता है। अब जो सभी लोगों को ऐसा लगेगा तो एक डिसएग्रीमेंट होगा ही होगा, मनमुटाव होगा ही होगा, अंततः फिर वही नियम कानून आ जाएंगे, फिर वही एक रूल ड्रिवन सिस्टम हो जाता है। हाँ। तो कम्युनिटी लिविंग मैंने कहीं पे बड़े पैमाने पे सक्सेसफुल होते हुए देखा नहीं। आप कम्युनिटी पे क्या जाना यार, आप जॉइंट फैमिलीज ही देख लो, उनमें कितना लोग घुट जाते हैं, कितना अंदर ही अंदर कलप रहे होते हैं, है ना। वो भी तो कम्युनिटी है, बल्कि जो ब्लड रिलेटेड है। हम ये कह सकते हैं कि चलो हम एक कम्युनिटी कॉमन शेयर्ड आइडियल्स पे बिल्ड कर सकते हैं, हमारा एक कॉमन पर्पस हो सकता है, पर ये सब बड़ी रैशनल दिमागी बातें हैं, हाँ। है ना। ये मेरा पर्पस है वो दिमाग में। अब लेकिन ईर्ष्या, द्वेष, ये सब हमारे प्राइमल जो इमोशंस हैं वो तो हैं ही। तो या तो हम बिल्कुल ही बहुत ही इवॉल्व्ड बीइंग्स हों, मतलब बुद्ध के जो संघ थे वहाँ पे भी जब वो नहीं होते थे तो वो उनकी लड़ाई हो जाती थी, जो मंक्स थे। तो उन्होंने कहा कि आप हमें रूल लिख के दो, आप जो नहीं होते तो डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे होगा, रूल दो। तो ही तो चीज़ें लिखी गई, वहीं से तो वो इज़म आया। हाँ, नहीं तो बुद्ध तो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के थे ही खिलाफ। हाँ। करेक्ट 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 करेक्ट। हमने जब कम्युनिटी लिविंग की बात करी अभी यहाँ पे, और हमने कम्युनिटी की बात करी, तो जैसे एनिमल वेलफेयर एक कम्युनिटी है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा बात करते हुए बात करूँगा यहाँ पे कि जब मैं अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में था, तो दिल्ली में एक एनिमल राइट्स प्रोटेस्ट किया जा रहा था। अब जब मैं उस प्रोटेस्ट में गया, इसी उद्देश्य से गया कि मैं वहाँ जाके अपने कंट्रीब्यूशन दे सकूँ और जितना हो सके उतने डिस्कोर्स में भाग ले सकूँ और लोगों को जागरूक कर सके कि क्यों ज़रूरी है जानवरों के अधिकार। लेकिन जब मैं वहाँ देखा तो मैं सब कुछ विपरीत ही देखा। लोग अपने आप को बढ़ाने के लिए पुश कर रहे थे, लोग स्टेज को उन्होंने घेर लिया था, लोग सिर्फ ये बात कहने के लगे थे कि मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो। तो ये जो एनिमल वेलफेयर में अभी जो एक ईगो क्लासेस चल रहे हैं, या फिर ये ऐसा आ रही है चीज़ें कि मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, या कुछ भी चीज़ें, तो उसमें हमारा उद्देश्य, हमें मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर इंसान को क्लियर है जो इस फील्ड में काम कर रहा है कि हमारा पॉइंट जेड क्या है, लेकिन पॉइंट जेड तक पहुंचने के लिए रास्ते बहुत सारे हैं। तो व्यक्ति सिर्फ रास्ते क्यों देख रहा है, वो पॉइंट जेड क्यों नहीं देख रहा है, और अगर देखना चाहते तो कैसे दिखा सकते हैं? यार वही है कि देखो जैसे हमने बात करी ना कि वो जो क्लैरिटी है कि हम क्या चाहते हैं वो थोड़ी
रैशनल है कि मैं चाहता हूँ सफरिंग ख़त्म हो, लेकिन उसके बीच में अपनी ईगो, ये सब एक इमोशनल चीज़ें आ जाती हैं, तो थोड़ा सा यू हैव टू बी मोर इन्वॉल्व। और मुझे लगता है एनिमल वेलफेयर को इसमें सिंगल आउट करना थोड़ा अनफेयर होगा। हम सभी लोग ऐसे ही हैं, हमारी ईगो बीच में आती ही है, हम किसी से हर्ट हो जाते हैं। बात यह कि बारी बारी अपना फोकस आपको लाना है उस पॉइंट पे कि यार मैं जी ही क्यों रहा हूँ, मैं सफरिंग कम करने के लिए जी रहा हूँ। इसमें अब आपको पता है कि आप किसी व्यक्ति से अग्री नहीं करते, लेकिन अगर उसकी कही बातों से अगर कोई लोग सुन रहे हैं और लोग सुन के अपना व्यवहार इस तरह बदल रहे हैं कि सफरिंग कम हो जाती है, तो ठीक है ना, उस व्यक्ति को नहीं काटना। आप बेशक सपोर्ट ना करो, उसको मत काटो, पर उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो उद्देश्य है वो क्लियर है और इस व्यक्ति से जो मुझे इरिटेशन है वो एक मेरा इमोशनल रिस्पॉन्स है। जब आपकी लाइफ में एक पर्पस है कि आपको करना ही यही है, आपको जीना ही इसलिए है, तब आप अपनी बाकी चीज़ें कंट्रोल करते हो। तो इमोशनल रेगुलेशन, माइंडफुलनेस, ये सब टूल्स हैं जिन्हें आप शार्पन करते हो अपने उस मिशन तक पहुंचने के लिए। तो मैं कहूँगा कि जो सबसे बड़ा इसमें आपका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहेगा वो होगा कि एक पर्पस होना। प्योरिटी ऑफ हार्ट लाइज इन वांटिंग वन थिंग ओनली। और फिर आप कहोगे कि हाँ यार वो चीज़। अब जैसे देखो एनिमल वेलफेयर में मैं कहूँगा तो जो मैंने सबसे पहली चीज़ सीखी वो ये है कि टू हेल्प द डम एनिमल यू हैव टू डील विद अ स्टूपिड ह्यूमन, है ना। करेक्ट। तो हाँ, लोग हैं, लोग बेवकूफ़ हैं। जैसे हमारे को लोग गाली देते हैं जो रेस्क्यू के लिए कॉल कर रहे हैं, तुम आए नहीं अभी तक। अरे भैया हमें तो याद नहीं हम आपकी नौकरी पे जा रहे हूँ। अब इतनी गाली सुनने के बाद भी हम जाएंगे, उसके लिए नहीं, हम पशु के लिए जाएंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा क्लियर है। हो सकता है कोई बंदा थोड़ा ईगोइस्टिक हो, यार छोड़ यार मरने तो इसका जाना ही नहीं, क्या हुआ, पशु सफ़र करेगा। तो आपको हमेशा अपना वो पर्पस याद रखना है। अगर पर्पस क्लियर है तो बाकी सारी चीज़ें भी रास्ते में आ जाती हैं। मतलब कोई गारंटी नहीं है, मतलब वो तो आप पे डिपेंड करेगा ना, वो तो आप पे डिपेंड करेगा अगर आपका पर्पस क्लियर है। बट क्लैरिटी तो है, बट आर यू विलिंग टू डू व्हाट इट टेक्स। विल भी तो वो चाहिए, विल पावर बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल क्लैरिटी सही। होना और जो चीज़ आपको क्लियर हुई उसे परस्यू करना, दो अलग बातें हैं। कुव्वत भी ग्रिट चाहिए भी अपने अंदर, चाहिए, ग्रिट भी चाहिए। हाँ। जितने समय से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपने जो पूरा बिल्ड किया है ये चीज़ और आप आगे भी चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं, तो इस बिल्डिंग प्रोसेस में आपने एक तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए वो शॉर्ट में अगर आप बता सकें। साथ ही साथ आप अपना पूरा जो वर्क फोर्स है उसको किस तरीके से आप यूनिडायरेक्शन में लेके जा पा रहे हैं और आप सबके इंटरेस्ट कैसे बैलेंस कर पाते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा सवाल, ब्रॉड क्वेश्चन है। मतलब जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा, देखिए हर किसी के चैलेंज अलग अलग रहते हैं। मोस्टली जो लोग नॉन प्रॉफिट शुरू करते हैं उनके चैलेंजेस रिसोर्सेज से रिलेटेड ज़्यादा रहते हैं। मैंने लकीली अपनी जो टेक कंपनी है वो एग्जिट करी थी, तो मुझे वो जो शुरू में वो प्रॉब्लम हुई नहीं, फिर बाद में लोगों का सपोर्ट मिल गया। ठीक है। तो मेरा जो चैलेंज रहा मोर व्यक्तिगत रहा, क्योंकि हमारा एक होता है कि यार हम अच्छा करेंगे ना तो अच्छा लगेगा, वो नहीं था। अच्छा किया तो जो एक लाइफस्टाइल था जिसमें एटलीस्ट मैं खुश नहीं था पर मज़े तो आते थे, वो भी बंद हो गया। और जो कर रहा था वो मैं रैशनली कर रहा था, भाई यही सही चीज़ है, इसीलिए करना है, क्योंकि तुम जी रहे हो, सफरिंग कॉज कर रहे हो, सफरिंग बुरी है, तुम अपने आप को अच्छा समझते हो, यही करना पड़ेगा, एज इफ समबडी हैज़ अ गन टू योर हेड। तो इस तरह से मैं कर रहा था। तो वो जो लाइफस्टाइल एडिक्शन छोड़नी थी ना, वो मुश्किल रहा। फिर बड़े सारे पर्सनल चैलेंजेस आए, लर्निंग रही। अब मैं बड़ा गुस्से वाला था यहाँ पे, जब पब्लिक से बात करनी थी तो मैंने सीखा कि भाई आप जो कह रहे हो उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे कह रहे हो। ठीक है, तो वहाँ तो भाई एक यूटिलिटी थी कि लोगों को अवेयर करना है, अच्छे से बात करनी है, लेकिन अपनी टीम के साथ मैं अच्छा नहीं था। कुछ बात हो, भड़क जाना, किसी के सामने किसी को कुछ बोल देना। फिर उसके बाद वो लर्निंग रही। फिर उसके बाद ये समझना कि यार इतने सारे लोग, अब 60 लोगों की टीम है, इस 60 लोगों की टीम में भी आप अकेले हो, क्योंकि आप लीडर हो, आप बॉस हो, आप किसी एक दो लोगों के दोस्त नहीं हो सकते, आपको सडनली एकदम बायस्ड देखा जाएगा। तो ये लर्निंग रही। तो इस तरह के मेरे चैलेंजेस ज़्यादा पर्सनल रहे। रही बात कि लोगों को मैनेज करने की,
तो देखो वो भी धीरे 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 हुआ, क्योंकि ऑर्गेनिकली चीज़ें ग्रो हुई और उसके बाद उन्हें कहा गया कि भाई जैसे पहले यह है कि हम 2-3 लोग हैं, सब हैंडल कर रहे हैं, 4-5 लोग हैं, यार तू ईमेल देख ले, तू फ़ोन भी देख ले, ऐसे ऐसे हुआ। फिर बाद में लगा नहीं यार एक रोल होना चाहिए, ये कम्युनिकेशन रोल है। फिर उसके बाद हुआ यार ये एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें आफ्टर द फैक्ट हुई। फिर डिपार्टमेंट है तो इस डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अच्छा, मैं हर किसी से इंटरफेस नहीं कर सकता, मैं इस व्यक्ति से करूँगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई MBA कर रखा है, या जो मेरा बिजनेस भी था, हमारा तो छोटा सा 6-7 लोगों का स्टार्टअप था। तो इस तरह से चीज़ें मैनेज होती हैं। और फिर यह है कि आपको सही लोग लाने पड़ते हैं, मेन चीज़ वो है। तो यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ पीपल, एक बंदा सही लगता है, फिर आप कहते हो कि यार चल ये सही है। अब ऐसा नहीं है कि वो सर्वगुण संपन्न होगा, सर्वगुण संपन्न आप भी नहीं हो। तो आप देखते हो कि ये इसकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, डू दे आउटवे जो नेगेटिव हैं। नेगेटिव को आप इग्नोर कर देते हो, पॉजिटिव के साथ काम करते हो, अपने मिशन को ध्यान में रखते हो और उसको आप बता देते हो कि भाई आपका जो डिपार्टमेंट है उसका इवेंचुअल गोल ये है, ताकि आपको माइक्रो मैनेज ना करना पड़े। जैसे हमारे हॉस्पिटल में है कि हमारा गोल है रिड्यूस सफरिंग, तो जो भी आपका फैसला है इस बेसिस पे लोग क्या ये सफरिंग रिड्यूस करेगा या ये सफरिंग बढ़ाएगा, है ना। तो इस तरह चीज़ें होती हैं। पर उसके आगे अब देखो इतना सिंपल भी नहीं है, उसके आगे आप प्रोसेसेस होती हैं, फिर आपको देखते हो क्या प्रोसेसेस मैनेज हो रही हैं। तो इट्स अ कंटिन्यूअस थिंग दैट इज़ हैपनिंग। अभी जैसे ये सवाल इसलिए आया यहाँ पे क्योंकि जब मैंने आपसे पानी की बोतल के बारे में पूछा कि पानी की बोतल आ सकती है और पानी की बोतल आप शेयर करेंगे क्या, तो जो ये एक फिनिकीनेस जैसे आपने इसको टर्म किया, फिनिकी हूँ मैं। फिनिकी, तो ये फिनिकीनेस कहाँ से पैदा हुई? और हो सकता है कि ये इसका कोई रिलेशन ना हो, बट मेरे मन में सवाल है इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ से आई और क्या इसकी वजह से आपको लोगों से कभी दिक्कतें होती हैं? देखो लोगों से दिक्कतें तो मुझे वैसे ही होती है, ठीक है। फिनिकीनेस की वजह से नहीं, मतलब इन जनरल ये किसी ने कहा भी तो है, वो हेल इज अदर पीपल। पर वही है कि लोगों के बिना आपका काम नहीं चलता, काम भी नहीं चलता है ना। करेक्ट। लोगों के साथ ही काम करना है। अगर पशुओं की मदद करनी है तो बदलना भी हाँ, लोगों को ही है। वैसे मैं थोड़ा अपने में रहने वाला ही व्यक्ति हूँ। अब फिनिकीनेस कहाँ से आई, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। देखो मैं उन्हीं सवालों पे अपना समय खर्च करता हूँ, उन्हीं सवालों पे, उन्हीं चीज़ों पे अपना समय खर्च करता हूँ जहाँ पे कोई यूटिलिटी निकलेगी। तो मेरे आड़े कभी ये फिनिकीनेस आई नहीं। क्या आइसोलेशन ही एक जरिया है अपने आप को खोजने का? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा है। और क्या जरिया है? और क्या आइसोलेशन से सही में इंसान खोज पाता है अपने आप को? यार मेरे को इस बात का नहीं मतलब पता कि अपने आप को खोजने का क्या मतलब है। जहाँ जाओ वहाँ तो आप हो, तो अपने आप को खोजने का मुझे नहीं मतलब पता। देखो मेरी जो खोज थी वो अपनी ये थी कि मैं हूँ, ये तो मुझे पता ही था मैं हूँ, क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ। तो मैं खुश नहीं के बीच में मैं हूँ तो हूँ ही, तो ही तो मैं खुश नहीं हूँ। हाँ। तो मैं तो अपनी खुशी खोज रहा था और इस चक्कर में मुझे पर्पस मिल गया और मुझे ज़िंदगी जीने का तरीका मिल गया, है ना। तो मुझे नहीं पता कि खुद को खोजना क्या है। हाँ, पर्पस खोजना दैट इज़ अ क्वेस्ट आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन वो आप अकेले एक कमरे में बैठ के कैसे कर सकते हो। ज़िंदगी की कई चीज़ें हैं जिन्हें सुलझाने के लिए आपको समय चाहिए होता है। उन चीज़ों के लिए मैं कहूँगा कि आप अकेले बैठते तो उसका ये फ़ायदा है कि आप अनइंटरप्टेड फोकस होके उन सवालों के बारे में आप सोच सकते हो। जैसे अगर आप कहो कि आप फिनिकी क्यों हो, और आपको, क्योंकि देखो आपके फिनिकी होने की वजह से आप हर रोज़ 4 लोगों को नाराज़ कर देते हो, लोगों को नाराज़ करते हो, आपको फंडिंग कम मिलती है। तो मैं कहूँगा अच्छा इस बारे में मुझे सोचना चाहिए, तब मैं बैठूंगा कि क्या था बचपन में, क्या हुआ, इस तरह की चीज़ें। पर अगर आपको पर्पस खोजना है तो यू हैव टू बी आउट इन द वर्ल्ड। आप चीज़ें देखोगे, समझोगे, लोगों को समझोगे, कितना कुछ है जो आपको लोगों से आप एब्जॉर्ब करते हो। हर कोई आपको कुछ ना कुछ सिखा देता है। मैंने तो जितनी चीज़ें मैं कहूँगा कि मैंने बुद्ध के जीवन से सीखी, किसी फिलोसफर की किताब से पढ़ी, उसी तरह मैंने रैंडम कॉन्वर्सेशन से सीखी जो आपको कहीं नहीं मिलती। मुझे इवन मैनेजमेंट के बारे में
मैं और वेनू हम बक्सवाहा जंगल के चक्कर में गए हुए थे मध्य प्रदेश। तो वहाँ टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि सरकार पेड़ लगाती है, चलते नहीं है, क्यों नहीं चलते? आप एक बंदे को एक रोल दो, तेरा काम ही है पेड़ को पानी देना, क्यों नहीं चलेगा? मैंने कहा यार 1 पर्सन 1 रोल। पीपल फार्म में पहले एक ही बंदा 4 चीज़ें संभालता था, ये चीज़ मैंने वहाँ से सीखी। इस तरह बहुत सी चीज़ें सीखते हो। मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा कि भाई आप आप सोचोगे कि मम्मी को खुश कर लोगे, आपकी सोच ही गलत है। इतनी सी बात ने एक थॉट प्रोसेस ट्रिगर करी कि यार आप लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, हसरतें नहीं। अंधा कुआं है इसमें, तो ये तो ट्रैप है। करेक्ट। तो करेक्ट। मुझे लगता है यू हैव टू बी आउट इन द वर्ल्ड। करेक्ट। ज़िंदगी को अगर समझना है तो उसमें ज़िंदगी में जाना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा, आपको अपने रास्ते निकालने ही पड़ेंगे, तभी आप कुछ सीख पाएंगे वहाँ से। और आपने बात बिल्कुल सही कही यहाँ पे कि ज़रूरी नहीं है कि आप किताबों से, लोगों से, और जो लोग जा चुके हैं उनसे सीखें। आपके आसपास जो लोग हैं वो भी आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। हाँ, और मुझे लगता है एक तो किताबों का पढ़ता है, ये भी चक्कर होता है कि बड़ी सारी किताबें तो वो लोग लिखते हैं जो जैसे आइवरी टावर में होते हैं, है ना, उनका प्रिविलेज लाइव्स होती हैं। तो अब जैसे एक फिलोसफर है मुझे बड़े पसंद है, एलन डी बॉटन, जिनसे मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कुछ सीखा। ठीक है। पर वो बिलियनर का बेटा है ना। अब वो बिलियनर का बेटा है, वो स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ, यूके में रहता है। अच्छा। तो आपको पता है कि यार वो एक शेल्टर्ड लाइफ है, एक अलग तरह की लाइफ है यार। तो कितनी बातों में लगता है यार तू एक बार इंडिया तो आ, यार दिल्ली में गाड़ी तो पार्क करके दिखा, है ना। तो बड़ी सारी चीज़ें मुझे लगता है जो लोग ज़मीन पे हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी जी रहे हैं, आपको उनसे बेहतर पता लगती हैं, बजाय कि एक व्यक्ति जो अपना बस दिमाग लड़ा के लिख देता है। अभी के समय में इंडिया में यूथ की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जैसे वो बढ़ती जा रही है, मुझे एक गैप जो समझ में आ रहा है वो है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन बहुत हद तक मिसिंग होता जा रहा है। हम धीरे एबिलिटी टू एक्सप्रेस भूलते जा रहे हैं। तो ये जो भूलने की दिक्कत आ रही है यूथ में, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? और क्या आपको लगता है कि कम्युनिकेशन और एक्सप्रेसिंग वे में होना चाहिए कि हम बिल्कुल क्लियर कट बात अपनी कर पाएँ सामने के इंसान के सामने? यार मुझे लगता है ये तो हर जनरेशन में शुरू से ही इम्पोर्टेंट है। मतलब विदाउट क्लियर कम्युनिकेशन तो ह्यूमैनिटी फॉल्स अपार्ट। आप देखो ना, कोई भी लड़ाई झगड़ा, हर चीज़ रिप्रेजेंट्स ब्रोकन डाउन कम्युनिकेशन। जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप 2 नेशंस के ख़राब होते हैं तब वॉर होता है ना। घर में भी लड़ाई तभी होती है कि जब कम्युनिकेट नहीं करते। इनफैक्ट छोटी सी चीज़ है, मैं घर में बैठा हूँ और मेरा मुंह फूल रखा है, मैं कम्युनिकेट नहीं कर रहा, मेरी वाइफ सोचेगी कि उसने तो कुछ गलत किया नहीं, मैं क्यों परेशान हूँ, वो और परेशान होगी। तो अगर मैं जस्ट कम्युनिकेट कर दूँ कि hey मैं परेशान हूँ, मैं इस बारे में बात नहीं करना था, बट इट्स नॉट अबाउट यू। तो कम्युनिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल, चाहे आपके रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वर्क प्लेस में हो, समाज में हो, इंटरनेशनली हो। आज की डेट में ये और ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अब जो हमारी कम्युनिकेशन है वो डिजिटल हो जाने की वजह से बहुत वहाँ पे लिमिटेड होती जा रही है कि हम हर चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ इमोजी या सिर्फ मीम, मतलब बजाय कि हम खुद को एक्सप्रेस करें, हम ऑलरेडी ये जो कल्चरल यूनिट्स बने हुए हैं उनको लेके कहते हैं हाँ ये ऐसा, तो दैट लिमिट्स द स्कोप ऑफ व्हाट यू कैन एक्सप्रेस। भाई आपके इतने एक्स इमोजीज ही हैं ना, एक्स पॉपुलर मीम्स ही हैं ना। तो कम्युनिकेशन लाइक एनी अदर स्किल हैज़ टू बी एक्वायर्ड। स्कूल में तो सब्जेक्ट होता नहीं है। हमारे माँ बाप भी हमें कहाँ बैठ के बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो हाँ, आपको खुद ही ये जिम्मेदारी लोगों को लेनी चाहिए। इसका एक फ़ायदा प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप देखोगे आपका स्टार्टअप है, आपको फंड रेजिंग करनी है, व्हाट इज़ द स्किल दैट्स नीडेड? कम्युनिकेशन, द एबिलिटी टू टेल योर स्टोरी। करेक्ट। हर चीज़ में इसमें फ़ायदा है। तो एक लिमिटेशन आ जाती है आपकी ज़िंदगी में, आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी लिमिटेशन। एब्सोल्युटली। आप देखो ना पशुओं की ज़िंदगी भी तो ज़्यादा इसीलिए ख़राब है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। आई मीन नॉट द बेस्ट एग्जाम्पल, बट यू गेट द आइडिया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बोल पाते होते तो लोग उन्हें बख्श ही देते, पर इतने निर्मम लोग उनके प्रति ना होते। हम जब बीच में फैमिली की बात कर रहे थे कि जैसे आपने मुझे बताया कि हम कभी नाराज़ होते तो फैमिली से, अगर नाराज़ होते हम कभी, कुछ लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो फैमिली से यहाँ आते हुए मैं बात पकड़ रहा हूँ यहाँ पे कि जो व्यक्ति पर्टिकुलरली अब ये बात करते हैं कि किसी के घर में कोई जो लड़का है या लड़की है, कोई बच्चा है, अपने माँ बाप से जो रिलेशन वो एक्सपेक्ट करता है, फिर माँ बाप उसे जो रिलेशन एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ
भार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या ज़रूरी है उस व्यक्ति का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करने का, या फिर अगर उसने भी ज़िंदगी में ऐसा कुछ चुन लिया है जिसको वो करना चाहता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रेक करके आगे बढ़ सकता है? यार मुझे लगता है कि जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, है ना, कुछ डिपेंडेंट्स के साथ तो आप पैदा होते हो, जो आपके माँ बाप हैं, और कुछ डिपेंडेंट्स हैं जिन्हें आप पैदा करते हो। तो उनकी जिम्मेदारी, उनकी ज़रूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी आप पे है, उनकी हसरतें पूरी करने की नहीं। लेकिन बड़े सारे लोग हैं जो जैसे अपने घर में फंसे रहते हैं, इस बारे में क्रिप भी बड़ा करते हैं। कहीं पे ये गलती मुझे लगता है उनकी है, क्योंकि भाई आप वो करो ना जो आप करना चाहते हो। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी, उसके बाद आप करो जो करना चाहते हो। अब उसमें आपसे कोई नाराज़ हो रहा है तो वो उसकी मर्ज़ी है। आप चाहते हो कि आप वो करो जो आप करना चाहते हो, वो आपसे नाराज़ भी ना हो, भाई आप जो कर रहे हो वो आपकी मर्ज़ी, उनका नाराज़ होना उनकी मर्ज़ी। और उस नाराज़गी को झेलना और फिर भी वो करना जो आप करना चाहते हो, यू नो, वो आपकी आपकी पर्सनैलिटी टाइप है। फिर वो डेवलप करो, है ना, ढीठ हो जाओ, बेशर्म हो जाओ। अगर गिल्टी फील होता है तो गिल्टी फील करो। अब जब मैं यहाँ पे आया तो ना मम्मी चाहती थी मैं आऊँ, ना शिवानी चाहती थी मैं आऊँ। मैंने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ, अब क्या गिल्टी नहीं फील हुआ तो फिर मेरे को था, लेकिन जो मुझे करना है वो बड़ा है, और वो गिल्ट जो है उसकी कॉस्ट है। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल लेके बात करूँ तो मेरे साथ ही बहुत बार ऐसा होता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी वजह से बहुत बार मेरे अंदर एक मॉरल्स और वर्च्यूज़ की लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लड़ाई इस बात की कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मॉरल्स जो है वो सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे जो वर्च्यूज़ है वो मैंने ज़्यादा लिए हुए उस व्यक्ति के कंपैरिजन में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मैं अपनी ह्यूमिलिटी लूज़ करने लगता हूँ। तो जब वो ह्यूमिलिटी लूज़ होने लगती है तो आई टेंड टू एट टाइम्स, कभी अनअवेयर होता है, कभी अवेयर होना भी चाहता हूँ मैं और हो भी रहा हूँ उस चीज़ को लेके। तो ये जो एक दबाव हम डालने लगते हैं जब हमारे मॉरल्स बड़े होने लगते हैं या हमारे वर्च्यूज़ ज़्यादा होने लगते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, तो इसको कैसे टैकल किया जाए और इसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए? यार एक तो आप अपने आप को याद दिला सकते हो ना कि आप कौन से दूध के धुले हो, आप में भी कमियां हैं। आप अपनी कमियां अपने आप को याद दिलाओ। उसको जब आप फोकस में रखते हो तो आप जो अपने आप को वो करते हो ना, स्लैक कट करते हो, अपने आप को एक कर्टसी देते हो, वही कर्टसी आप दूसरे को एक्सटेंड करते हो। एक तो ये होता है। फिर दूसरा ये तरीका है कि भाई आप अपना जो मुद्दा है उसको आप ध्यान में रखो, यूटिलिटी को ध्यान में रखो कि मुझे एनिमल सफरिंग कम करनी है। अब ये सामने वाला अत्याचारी निर्दयी है, लेकिन अगर मैं इसकी बेइज्जती कर देता हूँ, है ना, तो ये इसको मैं बिल्कुल ही नहीं बदल पाऊँगा। लेकिन अगर मैं उस सफरिंग को ध्यान में रखूं तो मैं आराम से प्यार से बात करके क्या पता इसको बदल जाऊं। और हम ऐसा करते भी हैं। जब हमारे पे बात आती है, आपको मान लो कि रोड पे पुलिस वाले ने पकड़ लिया, है ना, आपको पता है कि आपकी गलती नहीं थी, उसने पकड़ लिया। अब आप भीड़ थोड़ा जाओगे, आप आराम से प्यार से सर 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 करके बात करोगे ना, क्योंकि आपको पता है आप नहीं मुसीबत में जाना चाहते। तो इसी तरह जब यही जो टैक्टिक है यही दूसरे के लिए भी अप्लाई करनी चाहिए, जो आपका पर्पस, अगर आपका एक हायर पर्पस है तो। जैसे ये चीज़ मैंने वहाँ भी देखी है, लोग जो है ना अपने लिए सब कुछ करेंगे। अब जैसे आप देखो, आपको किसी ने पकड़ लिया, वो आपको फांसी लटकाने वाला है, आप झूठ सच सब बोल के उस फांसी पे नहीं चढ़ना चाहोगे, ठीक है। या मान लो आपकी कोई रोज़ मरम्मत करता है ना, आप कुछ करके अगर आप ऐसा कर सको कि यार वो सिर्फ हफ्ते में 3 दिन ही मरम्मत करेगा, आप कहोगे चल यार, है ना। लेकिन जब बात दूसरों की आती है तब आप एकदम सिद्धांतवादी हो जाते हो। नहीं, जो है सो है, सच झूठ कुछ नहीं, जो है सो है वही बोलना है। पूरा हफ्ता ही उसको बंद करना पड़ेगा, चाहे आपको पता है कि आपके बोलने का कोई लाभ नहीं हो रहा। एक चीज़ जो मैं आपसे अभी इस एंड में पूछना चाहूँगा कि जब आपका मोड़ आना शुरू हुआ ज़िंदगी में कि आप यहाँ निकले थे और यहाँ से फिर आपने यहाँ आप रास्ते में जाने लगे, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जो वो आप जब मुड़ रहे थे तो आपको पुश करने में हेल्प कर रही थी? मैं अपनी लाइफ को 2 पार्ट्स में देखता हूँ। एक तो ये है कि मैं बस इसलिए जिए जा रहा था क्योंकि मैं पैदा हुआ हूँ और मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। जिस दिन मेरे दिमाग में ये आ गया ना कि मैं आखिर जी ही क्यों रहा हूँ, उस दिन के बाद से मेरी लाइफ बदली।
अब वो ये कोई ऐसा नहीं है कि एक मिनट था, एक दिन था, एक फेज़ था जिसने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया। उसके बाद से मेरी लाइफ बदली और उसका जो मुझे आंसर मिला वो दिन है, आज का दिन है, वो मुझे आज तक मोटिवेटेड रखता है जीने के लिए, इसी तरह जीने के लिए। और अगर मैं मर भी जाऊँ, जब मैं मर भी जाऊँगा तो मैं चाहूँगा कि मैं दोबारा आके यही कंटिन्यू कर सकूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये जो सफरिंग है बहुत बहुत ठोस है, बहुत रियल है। चाहे ये वर्चुअल रियलिटी में रह रहे हो हम या जो भी, जिसका अनुभव है वो तो रियल है। तो आप खुद समझ सकते हैं भाई, आपको कभी आपका हाथ टूटा या चोट लगी, आपको पता है। और ये सफरिंग हम रिड्यूस करें, यही हमारा एकमात्र जीने का लक्ष्य है, क्योंकि हम जी रहे हैं तो सफरिंग कॉज कर रहे कर हैं। रहे हैं। ये जो आपने एक बात यहाँ पे बीच में कही कि अगर मौका मिलता है तो मैं दोबारा आना चाहूँगा और सफरिंग को दोबारा रिड्यूस करना चाहूँगा, काफ़ी मेल जोल खाता है जो गौतम बुद्ध करके गए। नहीं समझ मतलब उनका भी यही कहना था कि मैं जा नहीं रहा हूँ, मैंने समझ लिया है, मैं यहीं रहूँगा, आता रहूँगा बार बार, और जितनी बार आऊँगा उतनी बार सिर्फ सफरिंग रिड्यूस ही करता रहूँगा। जैसे बुद्धिज़्म में कहते हैं कि उनका एक रीइंकार्नेशन का नया वो रहेगा। अच्छा, मुझे देखो बुद्धिज्म के बारे में ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे ISM, बुद्ध की जो जीवनी है ना, हाँ। मुझे बुद्ध की जीवनी पता है और मुझे उनकी जीवनी ने इंस्पायर किया। और जो उन्होंने एक बात कही, डू नो हार्म, मुझे उसने इंस्पायर किया। मैं बहुत ही सिंपल व्यक्ति हूँ यार, मेरे को बहुत ज़्यादा पेचीदा चीज़ें पसंद भी नहीं है। तो एक सिंपल सी बात समझ में आ गई कि भाई डू नो हार्म, और हार्म क्या है, वो एक भाई जो नहीं आप चाहते कि आपके साथ हो, वो हार्म है ना, हाँ। तो वो करना भी नहीं है। तो उस हिसाब से मैं जी रहा हूँ। और लाइक आई सेड, आना तो है ही भाई, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो दूसरे की सफरिंग समझते हैं। तो जो समझता है और वो कुछ कर सकता है इस बारे में, तो उसका तो आना ज़रूरी है। है। बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही मैं चाहूँगा कि आप आना चाहोगे दोबारा? मेरी भी इच्छा तो है आने की। अगर मौका नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ें अभी समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि अभी एक तो बहुत काफ़ी यंग हूँ मैं। यंग होने की वजह से बहुत चीज़ों के सवाल के जवाब ही नहीं मिल पाते हैं। बस एक सवाल छोड़ के वहाँ आगे डॉट 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 चलता रहता है। तो मैं मेरी विलिंगनेस से तो चाहूँगा कि मैं दोबारा आऊँ, क्योंकि जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो मुझे पता है कि मेरे यहाँ रहने से तक वो ख़त्म नहीं होने वाला। अगर नहीं, मैं never। अगर मैं 100 साल भी जी लेता हूँ खुदा ना खास्ता, तो उसके बाद ही मैं इतना कुछ बहुत बदल के नहीं जा पाऊँगा जो कि पूरी कायनात को बदल दे। तो आना तो पड़ेगा ही, और वो हम आएंगे ही, क्योंकि इवेंचुअली वी आर सपोज टू लिव इन अ वे जहाँ पे सब लोग एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट कर सकें। नहीं, मेरे को तो नहीं लगता ऐसा है। मैं तो देखो बड़ा पेसिमिस्ट हूँ। ऐसा तो कभी नहीं होगा। जिस दिन से दुनिया शुरू हुई, सुनो, जिस दिन से दुनिया शुरू हुई उस दिन से ओवरऑल सफरिंग बढ़ी ही है, क्योंकि जब दुनिया शुरू हुई तब से जनसंख्या बढ़ी है, तो उसकी हमारी खुद की भी सफरिंग बढ़ी। जो हम सफरिंग कॉज कर रहे हैं उनकी भी बढ़ी। आज बिलियंस ऑफ एनिमल्स को हम पिंजरों में रखते हैं, पता नहीं ट्रिलियंस ऑफ उनको निकालते हैं, मछलियों को समुद्र से मारते हैं, काटते हैं। सफरिंग तो बढ़ ही रही है। मेरा मानना ये है, सफरिंग डिफ़ॉल्ट है। जैसे यूनिवर्स में अंधेरा डिफ़ॉल्ट है, जब आप दिया जलाते हो उसके आसपास थोड़ी सी रोशनी हो जाती है। अच्छा काम करना कुछ वैसे इसी ही तरह का है। सफरिंग डिफ़ॉल्ट, आप थोड़ी सी सफरिंग रिड्यूस करते हो। आपको देख के कोई इंस्पायर होता है तो वो आपके दिए से अपना दिया जलाता है। जो और लोग थोड़ा अवेयर होते हैं तो उससे सफरिंग की ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है। कम हो जाती है। पर अल्टीमेटली ये ख़त्म तो तब होगा जब दुनिया ख़त्म होगी। ऐसा है, दुनिया तो कभी एक दिन कोई तो आके टकराएगा यहाँ पे टकराया, उसके बाद ही तो हम आ गए। भाई, दोबारा टकराएगा। कुछ और आएगा। मतलब जब डायनासोर थे तब भी सफरिंग थी। इतनी तो नहीं थी। देखो, एक 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 होती है जो नेचर की इनहेरेंट सफरिंग है। सफरिंग तो वो भी बुरी है ना, कि मकड़ी को पैरालाइज किया, उसमें अंडे दे दिए, वो बच्चे निकल रहे हैं, वो जिंदा मकड़ी खा रहे हैं, एक सफरिंग है। ह्यूमंस ने उसमें एक बहुत बड़ी लेयर ऐड कर दी, क्योंकि हमने इस दुनिया को नर्क तब नहीं बनाया जब हमने पशुओं को मारना शुरू किया या दूसरों को मारना शुरू किया। हमने दुनिया को नर्क तब बनाया जब हमने उन्हें ब्रीड करना शुरू किया, है ना। अगर लाइफ इज सफरिंग, लाइफ ब्रीड करना, सफरिंग ब्रीड करना होगा। करेक्ट हम करेक्ट सही बिल्कुल कहा कि हम सफरिंग ब्रीड कर रहे हैं। ऑन दैट नोट, यस, आप लोगों के कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट्स में छोड़िएगा, या आप उन्हें मुझे ईमेल कर सकते हैं। और जो अगला होस्ट आएगा, या यही होस्ट
जब दोबारा आएंगे तो वो सवालों की लिस्ट में इन्हें थमा दूंगा।